लास्ट क्लास में टर्मिनोलॉजी दिखाई थी कुछ कि ये चीजें हमारे इस कॉन्सेप्ट में आएंगी और इनको हमें याद करना है। तो सेक्शन 2 डेफिनेशन एयर राइट्स। फर्स्ट हमारा क्या दे रखा है, एयर राइट। एयर राइट का मतलब है shall mean right to construct upper floor for sale and use independent of the existing building। तो एयर राइट्स में ध्यान रखिएगा, एयर राइट एक ऐसा राइट है जो आपको एक राइट देता है, राइट टू कंस्ट्रक्ट अपर फ्लोर फॉर सेल। आपने कंस्ट्रक्ट कर दिए ऊपर फ्लोर, किस चीज के लिए, सेल के लिए या यूज के लिए। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, तो मतलब ये हमारी एक बिल्डिंग हो गई, ये मेरी एक बिल्डिंग है, ए नाम का पर्सन है, इसकी एक बिल्डिंग है। अब यहाँ पे ये बी को राइट दे दे कि इस बिल्डिंग के ऊपर फ्लोर बना के उसको बेचे या उसका यूज करे, तो यहाँ पे ये जो राइट होता है इसको हम कहते हैं एयर राइट। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया हमारा एयर राइट। फिर आ जाइए फर्स्ट ए पे। तो ये जो फर्स्ट ए है इसको मैंने एसोसिएशन आई ए के साथ कनेक्ट करवाया था। तो एसोसिएशन जैसे हम हर जगह पढ़ते हैं, ये संगम जो हम बोलते हैं, तो एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन पर्संस का, एक्सचेंज ब्रोकर भी इसमें हो सकते हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकती है, बॉडी ऑफ पर्सन भी आ सकता है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड हो या नहीं। एंड रेगुलेटिंग कंट्रोलिंग कंडक्ट बिजनेस ऑफ सेल और परचेज। एसोसिएशन मतलब कोई भी एसोसिएशन, कोई भी पर्सन, कोई भी बॉडी जो सेल एंड परचेज के बिजनेस को क्या कर रही हो, कंट्रोल कर रही हो, रेगुलेट कर रही हो, कंडक्ट कर रही हो। ठीक है, और अदर ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू गुड्स और मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होता है, शेयर बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं वो। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी या गुड्स का जो सेल एंड परचेज है उसको कंट्रोल करे, रेगुलेट करे, इसको कंडक्ट करे, ये होता है एसोसिएशन। तो अब देखिए, आप जो स्टूडेंट्स हैं, आपका एक फायदा है, आपको बहुत बड़े उस पे नहीं वो करना है और टाइम आपका ज्यादा वेस्ट नहीं होता है जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं। तो अभी क्योंकि एग्जाम करीब है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी से, और ये जो एक्ट है ना इसकी आप आगे लैंग्वेज देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा थोड़ी सी शब्द इस तरीके के हैं कि आपको नहीं समझ में आएंगे या थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें जो भी ये पूरा एक्ट जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हम क्या ध्यान में रखेंगे कि कोई भी चीज पढ़ने के बाद में जो इसका जीस्ट है उसको हम समझेंगे। मतलब हम उसमें ये देखेंगे कि हमारे काम का, क्योंकि भाई हमारा जो जेएलओ का एग्जाम है उसमें हमारे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो हमें उसी हिसाब से इसको पढ़ना है, हमें मेंस नहीं लिखना है इसका, हमें उसी हिसाब से इनको पढ़ना है जिस हिसाब से हमें एग्जाम में इनको करना है। तो एसोसिएशन कंप्लीट हुआ। देन आ जाइए बैंकर पे। बैंकर का मतलब एसोसिएशन ही हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है जो एक्सेप्ट करे, डिपॉजिट करे मनी पब्लिक से, या रीपेबल ऑन डिमांड, या पेबल हो डिमांड पे या अदरवाइज इसके अलावा। एंड विड्रॉ बाय चेक और ड्राफ्ट ऑर्डर अदरवाइज विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया एंड इंक्लूड्स। अब सीधी सी बात, ये क्या कहना चाह रहा है, जब हम इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हमें बैंकर का मतलब क्या है, अगर हम बैंकर के बराबर लिखें तो बैंकर इज इक्वल टू हम बैंक लिख सकते हैं। अब बैंक का क्या काम होता है, बैंक का काम होता है लोगों का जो पैसा है वो डिपॉजिट करती है, ठीक है, डिपॉजिट करती है। लोगों को अगर पैसा निकालना हो तो विड्रॉ का भी ऑप्शन है, विड्रॉल कर सकते हैं अपना पैसा, चाहे वो डीडी के थ्रू करें, चाहे वो चेक के थ्रू करें। तो ये सारा जो होता है वो होता है हमारा बैंक। ठीक है, तो ये हमारा जो बैंकर पॉइंट है वो हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब एक ऐसी संस्था है जो पब्लिक से डिपॉजिट लेती है, किस चीज के लिए लेती है, लोन वगैरह के लिए, कि भाई लोन या इन्वेस्टमेंट के यूज के लिए लेती है, और उसको विड्रॉल का भी ऑप्शन देती है। तो सिंपल भाषा में बस हमारा ये जो बैंकर है उसका मतलब ये हो गया। अब इन्होंने बताया हुआ है कि इसमें इंक्लूड होते हैं बैंकिंग कंपनी, जो डिफाइन किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में सेक्शन 5 के क्लॉज सी में। फिर इन्होंने बताया हुआ है कोऑपरेटिव बैंक अंडर डिफाइंड सीसीआई सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो देखो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 56 हो गया, यहाँ सी है, यहाँ सीसीआई हो गया। तो थोड़ा सा बस आप इसको, जो चेंजेस आ रहे हैं ना क्लॉजेस में, उनको थोड़ा सा ध्यान में रखें। तो आपके पास ऑप्शन होंगे, आपको पूरा पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। आपको एक्ट नंबर याद कर लिया 1949 का। अब ये बोलता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूटेड स्टेट बैंक वगैरह है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955, ये हो गया। कोई सब्सिडरी बैंक हो गए, साथ के जो भी और बैंक होते हैं जो डिफाइन किए जाए क्लॉज के ऑफ सेक्शन 2 ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
एक्ट 1959 के अंतर्गत, या बोलता है कोई करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक्स हो गए जो सेक्शन 3 ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 में आता है, या बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1980 के अंतर्गत जो भी स्टैब्लिश किए गए हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के हमें क्या ध्यान रखना है, बैंक का मतलब क्या है, एक ऐसी संस्था है कोई ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन वगैरह जो क्या कर रही है, डिपॉजिट किससे, पब्लिक से, किस चीज के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, लोन के लिए, और विड्रॉ का भी ऑप्शन देती है। और कैसे कैसे वो मैं आपको समझा ही चुकी हूं। देन आ जाइए थर्ड पे, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने 2 के सी में आपको बताया था, तो 2 का सी यहाँ पे 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको याद किया। तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमें पता है, जब हम एनआई एक्ट में पढ़ते हैं तो यहाँ जो मीनिंग है वो एनआई एक्ट से ही लिया जाएगा। एनआई एक्ट 1881 से इसका मतलब लिया जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। तो दो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, एक प्रोमिसरी नोट पढ़ते हैं, एक बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ते हैं। तो प्रोमिसरी नोट में तो बेसिकली आपकी 2 पार्टीज होती है, यहाँ पे आपकी 3 पार्टीज होती हैं। यहाँ 2 पार्टीज आपकी, जो ए और बी है, इसने इसको प्रोमिसरी नोट दिया, आई प्रॉमिस टू पे इतना इतना पैसा टू बी, तो ये 2 पार्टीज हो गई। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती है, ड्रॉअर होता है, ड्रॉई होता है, और पेई होता है। तो जैसे चेक के केस में हम देखें तो यहाँ पे ड्रॉअर ने चेक बनाया, बैंक को दिया, तो ये ड्रॉई जो है ये बैंक होता है, और ये जो है पैसा इसको मिलने वाला है, जो पर्सन एंटाइटल है वो हमारा पेई होता है, जिसको पैसा मिलना है। वो एनआई एक्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज जो डिफाइन किया गया है एनआई एक्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें इंक्लूड होता है हुंडी। तो यहाँ पे आपने लिमिटेशन में भी पढ़ा होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स चेक एंड हुंडी। ठीक है, तो ये हो गया। और साथ ही एनी अदर डॉक्यूमेंट एंटाइटल और परमिटिंग टू एंटाइटल एनी पर्सन वेदर नेम देयरइन और नॉट टू पेमेंट बाय एनी अदर पर्सन। तो चाहे उसमें नाम लिखा हो या नहीं लिखा हो, बियरर वगैरह का हो, तो नेम्ड उसमें सीधे सीधे नाम लिखा हो या बियरर लिखा हो, और टू ड्रॉ अपॉन एनी अदर पर्सन फॉर एनी सम ऑफ मनी, भाई किसी के नाम से हो या उसमें नाम नहीं लिखा हो पर एक सम के लिए हो, ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हुंडी भी इंक्लूड होता है। तो ये हो गया हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट। बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो पेबल ऑन डिमांड, डिमांड किए जाने पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ही है फोर्थ इसका, an order for the payment of any sum of money by bill of exchange or promissory note for the delivery of any bill of exchange or promissory note in satisfaction of any sum of money, या payment of sum of money out of any particular fund, किसी पर्टिकुलर फंड से जो अवेलेबल हो या नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई जो फंड है वो अवेलेबल है कि नहीं है, वो बाद की बात है, वो बाद में देखा जाता है, वो हम एनआई में सारे जो प्रोविजन हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर किया जा रहा है पेमेंट के लिए, सम ऑफ मनी या कोई पेमेंट है, या डिलीवरी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट, किस चीज के लिए, किस कहां से, फंड में से, चाहे वो अवेलेबल हो या अवेलेबल नहीं हो। तो ये हमने देख लिया। चाहे वो किसी कंडीशन पे हो, या किसी कॉन्टिजेंसी पे हो, कोई भी आप वहां पे अगर इस तरीके का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही वो किया जाएगा। ठीक है, एन ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ एनी सम ऑफ मनी वीकली, मंथली, या जो भी टाइम पीरियड उसमें मेंशन है उसके हिसाब से भी पे किया जा सकता है। तो पेबल ऑन डिमांड मतलब जब किया जाएगा, जब उसमें टाइम वगैरह लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से, जब बोला गया है तो उसके हिसाब से, जब ऑर्डर किया गया है तो उसके हिसाब से। तीसरा है लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू एक पर्सन ऑथराइज करता है दूसरे को किसी और पर्सन को पैसा देने के लिए, जिसका नाम उसमें, जिसके फेवर में ये ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पे जैसे ए जो है, ये हमारा जो ओनर है, मतलब जिसने पैसा वैसा दिया है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट देता है बी को कि आप किसको पैसा दे दीजिएगा, इसमें सी का जो नाम है उसको पैसा आपको देना है। तो यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट जो है इंस्ट्रूमेंट होता है जो ऑथराइज करता है दूसरे को लोन वगैरह, पैसा वगैरह देने के लिए। नेक्स्ट है फिफ्थ, बिल ऑफ लेडिंग। इंक्लूड्स अ थ्रू बिल ऑफ लेडिंग बट नॉट इंक्लूड्स अ मेड्स रिसीप्ट। मेड्स रिसीप्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा।
जेएलओ में डेफिनेशंस वगैरह को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ बिल्कुल समझते जाइएगा, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, जब भी आप शिप के थ्रू माल को पहुंचा रहे हैं, है ना, कोई भी गुड्स वगैरह इसमें रखे हुए हैं, तो आप इसको कहीं आउट ऑफ इंडिया, मान लीजिए आउट ऑफ इंडिया, मैंने एग्जाम्पल दिया है, कहीं भी कोई भी जगह हो सकती है, जैसे आउट ऑफ इंडिया आप इस माल को पहुंचा रहे हैं, आप इसको लंदन पहुंचा रहे हैं, तो जो कंपनी है जो ये माल ले जा रही है, जो ये कंपनी है, वो आपको क्या देगी, ए को क्या देगी, एक लेटर देगी, एक इंस्ट्रूमेंट देगी, एक डॉक्यूमेंट देगी। उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है बिल ऑफ लेडिंग, यानी इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन होता है माल वगैरह का। यानी कि जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये आपको टाइटल देता है, ये आपको टाइटल देता है। इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है, मेट्स रिसीप्ट इसमें नहीं आता है। मेट्स रिसीप्ट का मतलब होता है जो ऑफिसर के द्वारा जो टेम्परेरी रिसीप्ट दी जाए, टेम्परेरी रिसीप्ट, तो टेम्परेरी रिसीप्ट इसके अंतर्गत नहीं आती है, ये याद रखिएगा, मेट्स रिसीप्ट इसके अंतर्गत नहीं आती है। जो कंपनी आपको जो इंस्ट्रूमेंट जो डॉक्यूमेंट देगी वही होता है हमारा बिल ऑफ लीडिंग। नेक्स्ट आ जाइए बॉन्ड। तो बॉन्ड हमने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, लिमिटेशन के 2 के डी में, ठीक है। तो बॉन्ड मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा एक पर्सन अपने आप को क्या करता है, बाध्य करता है पैसा पे करने के लिए, ठीक है, किसी कंडीशन पे, ऑन कंडीशन दैट द ऑब्लिगेशन शैल बी वॉइड इफ द स्पेसिफाइड एक्ट इज परफॉर्म नॉट परफॉर्म, है ना। तो यहाँ पे 3 पॉइंट याद रखिएगा, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड 3 तरीके से शॉर्ट में याद रखें बस, किसी कंडीशन पे बाध्य करता है, अटेस्टेशन के माध्यम से, अनुप्रमाणन के माध्यम से, या इंस्ट्रूमेंट जो अटेस्टेड है, तो ये इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हो रहा है सारा, इंस्ट्रूमेंट जो अटेस्ट किया गया है, इंस्ट्रूमेंट जो अटेस्ट किया गया है, प्लस इसमें यहाँ ग्रेन की बात हो रही है, फसल वगैरह की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब यहाँ पे एक पर्सन अपने आप को बाध्य करता है, ऑब्लाइजेस हिमसेल्फ टू पे मनी टू अनदर ऑन कंडीशन दैट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए बोलता है बी को कि मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा, अगर कोई भी कंडीशन जो लगाई है वो फुलफिल हो जाए, या मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिल जाए, है ना, मुझे वो वाला कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा, तो ये जो कंडीशन है ना, उस कंडीशन पे इसने अपने आप को बाध्य किया है पैसा देने के लिए, तो यहाँ पे ये कंडीशन पे हो गया। अब ये अटेस्टेशन की बात करता है कि मान लीजिए ए ने बी को कुछ भी जो यहाँ पे अपने आप को ऑब्लिगेशन में रखा है कि इतना पैसा मैं दूंगा 50,000, अब इस पैसे को देने की बात हो रही है और यहाँ पे विटनेसेस के द्वारा इस पे साइन वाइन कर दिए गए हैं, तो ये हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंट जो अटेस्टेशन के थ्रू दिया जा रहा है, लेकिन ये ऑर्डर पर पेबल नहीं होता है या बियरर पर पेबल नहीं होता है। तो ऑर्डर और बियरर का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो ऑर्डर वगैरह में तो हम क्या करते हैं, जब बाय ऑर्डर आदेश के द्वारा तो यहाँ पे इंडोर्स वगैरह किया जा सकता है, आप इसको किसी और को भी इंडोर्स कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर में होता है। बियरर में क्या होता है, जिसके नाम इंस्ट्रूमेंट है उसी को ही पैसा मिलता है, जिसके नाम इंस्ट्रूमेंट है उसी को ही पैसा मिलता है, इंडोर्स वगैरह इसमें नहीं होता है। तो any instrument attested not payable to order or bearer whereby a person obliges himself to pay money to another, तो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दे दिया। तीसरा है इंस्ट्रूमेंट अटेस्टेड, इंस्ट्रूमेंट अटेस्ट किया जा रहा है, साथ में ही ये जो पर्सन अपने आप को ऑब्लिगेशन के अंतर्गत करता है कि ये क्या करेगा, डिलीवर करेगा ग्रेन, जो अनाज वगैरह है या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो दूंगा। मतलब यहाँ पे ए बी को बोलता है कि मैं तुझे 10 क्विंटल गेहूं दूंगा, ग्रेन दूंगा, यदि ये यहाँ पे, और इस चीज को अगर ये इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अटेस्ट करवा लें, इस पे जो विटनेसेस वगैरह है वो साइन वाइन कर दे, तो ये जो पर्सन है वो बाध्य हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन और साथ में ही, मतलब ये क्लॉज और साथ में ही अगर इसको अटेस्ट करवा लिया जाए तो ये पर्सन को इसको पैसे देने पड़ेंगे, तो ये होता है बॉन्ड, जिसको 3 तरीके से हमने समझा। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अटेस्टेड का मतलब बताया हुआ है, अटेस्टेड का मतलब क्या है, अटेस्टेड बाय 1 or more विटनेसेस, तो यहाँ पे ये बिल्कुल टीपी एक्ट जैसा है, सेम प्रोविजन। अटेस्टेड मींस बाय 1 or more विटनेसेस ईच ऑफ whom हैज सीन द एग्जीक्यूटेंट साइन और अफिक्स हिज मार्क टू द इंस्ट्रूमेंट, जो विटनेसेस हैं उनके द्वारा, तो यहाँ पे कितने विटनेसेस है, 1 or more विटनेसेस, पहली बात। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं 1 or more विटनेसेस, ठीक है, तो 1 or more विटनेसेस। अब इन्होंने इनमें से हर एक ने जो एग्जीक्यूटेंट है उसको साइन करते हुए या उसके मार्क को अफिक्स करते हुए देखा है उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, ठीक है, या किसी अन्य व्यक्ति को देखा है साइन करते हुए
on the instrument in other person sign the instrument in the presence or direction of the executant, उसके प्रेजेंस में, जो एग्जीक्यूटेंट है उसके प्रेजेंस में या उसके डायरेक्शन के अधीन इसने किसी अन्य व्यक्ति को भी साइन वाइन करते हुए देखा है, या उसका जो एग्जीक्यूटेंट है उसका डायरेक्शन उसने रिसीव किया है ना। या फिर तीसरा है has received from the executant a personal acknowledgement of such signature or mark of signature of other person। यहाँ पे ये जो एग्जीक्यूटेंट है ये एक्नॉलेज कर ले कि हाँ ठीक है ये साइन वगैरह उसके द्वारा अदर पर्सन के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीव किया है एग्जीक्यूटेंट के द्वारा। तो यहाँ पे ये तीनों चीज याद रखिएगा, एक तो खुद साइन वाइन करते हुए देखा है इन विटनेसेस ने एग्जीक्यूटेंट को, अदर पर्सन को देखा है, या हम बोल रहे हैं एक्नॉलेजमेंट रिसीव किया है। फिर आता है एंड इन विच ईच ऑफ हुम हैज साइन द इंस्ट्रूमेंट। अब ये खुद साइन कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ पे खुद जो ये विटनेसेस हैं ये साइन कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट को, किसके प्रेजेंस में, एग्जीक्यूटेंट के प्रेजेंस में। बस ये हमारा कहता है अटेस्टेशन का मतलब, सेम आपका टीपी एक्ट में भी आएगा, बट it shall not be necessary that more than one of such witnesses shall be present at the same time। तो यहाँ पे अगर एक से ज्यादा जो विटनेसेस हैं वो जरूरी नहीं है कि सेम टाइम पर ही प्रेजेंट हो, या फिर जो अटेस्टेशन का जो प्रॉपर फॉर्मेट है, पर्टिकुलर फॉर्मेट है, वो यहाँ पे हो, मतलब कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट का होना जरूरी नहीं है। ये हो गया हमारा अटेस्टेड की मतलब अटेस्टेड का मतलब क्या होता है। अब आ जाइए चार्जेबल। चार्जेबल का मतलब क्या है, चार्जेबल का मतलब है प्रभार्य, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रभार्य। प्रभार्य का मतलब होता है कि किसी भी चीज पे, जैसे आपका जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है उस पे जो भी स्टाम्प ड्यूटी लगनी है, तो लगने को हम क्या कहते हैं, चार्ज होना। मीन्स as applied to the instrument executed or first executed after commencement of this act chargeable under this act, or as applied to any other instrument chargeable under any law in force in India, other law in force in India, when such instrument was executed or where several persons executed the instrument at different times। तो जब अलग अलग समय पे किया गया तो फर्स्ट एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया गया है या फर्स्टली जिसको एग्जीक्यूट किया गया आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, या फिर बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा अगर कोई जो इंस्ट्रूमेंट है वो एग्जीक्यूट किया गया है डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे, तो जब उसको फर्स्ट एग्जीक्यूट किया गया, जैसे मान लीजिए एबीसी उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, अलग अलग समय पे किया गया है, तो जब फर्स्ट पर्सन ने उसको साइन किया था, जब ए ने उसको साइन किया था, वो हमारा फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा। तो जो उस पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी है इस अधिनियम के अंतर्गत, या फिर जो एनी लॉ अंडर दी इनफोर्स इन इंडिया, जो भी भारत में जो कानून है उसके अंतर्गत, तो ये होता है चार्जेबल। मतलब कुल मिलाकर के जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया जा रहा है उस एग्जीक्यूशन पर, जो भी एग्जीक्यूशन क्या होता है, साइन वाइन जब कर रहे हैं तो उस पर जो भी स्टाम्प ड्यूटी जो लगनी है, स्टाम्प ड्यूटी जो लगनी है उसकी बात हो रही है। ये हो गया हमारा 7। अब आ जाइए 8 पे। चेक का मतलब क्या है, मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था, वैसे भी लिमिटेशन में भी आया था हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज में कि इंक्लूड होता है चेक और हुंडी। तो इसका मतलब है बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, जो आप बैंक को देते हैं, एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। तो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो पेबल हो ऑन डिमांड। ये हो गया आपका चेक कंप्लीट। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझते जाइएगा, याद मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करा ही दिया था, और बाकी चीजों को जो रह गई थी उनको अपने आप थोड़ा सा याद करिएगा। चलिए 8A, चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एक ऐसा ऑफिसर, कोई ऐसी अथॉरिटी जो स्पेसिफाई की गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल गजट के नोटिफिकेशन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है क्लियरेंस लिस्ट। क्लियरेंस लिस्ट क्या होता है, लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, किससे रिलेटेड हो, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो, जो सबमिटेड किया जा रहा है क्लियरिंग हाउस में किसी एसोसिएशन के, जो हमारे रूल्स वगैरह बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो सिंपल सी भाषा में इतना ध्यान रखिएगा, जैसे जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं उसमें जो भी आपके ट्रांजेक्शन हुए हैं उन ट्रांजेक्शन की लिस्ट है, उन ट्रांजेक्शन की लिस्ट है जो सबमिट की जा रही है किसी एसोसिएशन वगैरह में। बस ये है आपका क्लियरेंस लिस्ट।
अब यहाँ पे इसका फॉर्मेट वगैरह दिया हुआ है कि इसको इस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है कि ये इसके अकॉर्डिंग ये ट्रांजेक्शन सबमिट किया जा रहा है। तो ये जैसे ये लिखा हुआ है ना, आई वी फर्दर डिक्लेयर दैट नो ट्रांजेक्शन फॉर विच एन एग्जेम्पशन इज क्लेम्ड अंडर 5 और आर्टिकल 36 इन शेड्यूल टू राजस्थान स्टैम्प एक्ट 1998 इज एज द केस में बी इज ओमिटेड। तो यहाँ पे वो छूट वूट प्रदान नहीं की गई, इस तरीके का डिक्लेरेशन है कि स्टाम्प ड्यूटी जो है। चलिए एक्सप्लेनेशन। तो जो ट्रांजेक्शन है उसमें इंक्लूड करता है सेल और परचेज। सेल और परचेज से संबंधित कौन, तो हम बोल रहे हैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है, उस जो लिस्ट है उसको हम सबमिट कर रहे हैं, वो हमारी क्लियरेंस लिस्ट होती है। कलेक्टर का मतलब क्या है? कलेक्टर इंक्लूड्स एनी ऑफिसर जिसको स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट अपॉइंट करती है। कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आता है 10A। तो 10A कंसेशन लिस्ट, कंसेशन अग्रीमेंट, इसको मैंने पहले भी बताया था कि जो आपकी गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है या पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग है, पीएसयू जिसको हम कहते हैं, वो क्या करता है, कोई लैंड वगैरह है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह है जो सिचुएट करती है किसमें, स्टेट में, उसको किस पर्पज के लिए दे रही है, सर्विस या कॉमर्शियल पर्पज के लिए दे रही है, और क्या करने के लिए, कोई प्रोजेक्ट वगैरह के अधीन ना देती है। किसको दे रही है? प्राइवेट कंपनी वगैरह को देती है। तो ये हमने पढ़ा था, मैंने आपको पहले भी रजिस्ट्रेशन एक्ट में समझाया हुआ है, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आता है